राजनीतिनामा के नए अंक में आप सबों का स्वागत है। इस अंक में हम लोग बिहार और राजपूत राजनीति के विमर्श के क्रम में तीसरे एपिसोड को बना रहे हैं। क्योंकि यह भी चिंता है कि हाँ, बिहार में राजपूत राजनीति जा किधर रही है, इसका रास्ता कहाँ है और किस तरफ जाएगी। इतना सारा हम लोग इस पर विमर्श करेंगे, लेकिन उसके पूर्व हम आपसे कहना चाहेंगे कि आप कृपया हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और सब्सक्रिप्शन करने से फ़ायदा होगा। लाइक करें और शेयर करें। जितने अधिक से अधिक लोगों को शेयर करेंगे इस मुद्दे पर विमर्श करने में, उतना फ़ायदा होगा और आपके भी सोच में कुछ परिवर्तन हो न हो, लेकिन आपके ज्ञान में कुछ बढ़ोतरी होगी। आप भी सोचने के लिए मजबूर होंगे। आज हम इस मुद्दे पर विचार करने के लिए यहाँ आए हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है, सेंसिटिव मुद्दा है और हमारे आपके राजनीति से लेना देना है, समाज से लेना देना है, हर पक्ष से लेना देना है। जो लोग कहते हैं कि वो सामाजिक कार्य करता है, राजनीति से लेना देना नहीं होता है, वो अपने को भी मूर्ख बना रहे होंगे या सामने वाले को भी मूर्ख समझ रहे होंगे। इस तरह से कुछ होता नहीं है कि आप सामाजिक कार्य करता है और राजनीति से आपको लेना देना नहीं है। लेकिन आज उससे भी अलग हम लोग एक गंभीर मुद्दे पर विचार करें, जिस पर आप लोग भी सोचेंगे, विचारेंगे, फैसला करेंगे। आज हमारे बिहार में राजपूत नेतृत्व का एक बड़ा संकट खड़ा है। हम किसको अपना नेता माने, किन कारणों से नेता माने और कौन सा आदमी हमारा नेता होने लायक है, इस पर सभी लोगों के ओपिनियन आज के समय में अलग अलग हैं। इसीलिए हमारा जो टॉपिक है कि राजपूतों का राजनीतिक सेनापति कौन होगा, राजनैतिक सेनापति कौन होगा। यहाँ पर सामाजिक सेनापति और अन्य सेनापति की बात हम नहीं करें, राजनैतिक सेनापति हमारा कौन होगा। आज हमें यह चुनने के लिए विवश होना है। आज हम मजबूर हैं सोचने के लिए भी, समझने के लिए भी और निर्णय लेने के लिए भी कि कोई दबंग बाहुबली हमारा नेता होगा, हमारे समाज का नेता होगा, या कोई बेदाग, दमदार और राजनीतिक हनक वाला व्यक्ति हमारा नेता होगा। आप सबों को गंभीरतापूर्वक इस बात पर विचार करना है, क्योंकि यह आपके समाज के राजनीतिक भविष्य को तय करेगा और बहुत सारी बातों को तय करेगा। फिर पुनः आपसे कह रहे हैं कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। इसमें 1-2 सेकंड से ज़्यादा समय नहीं लगेगा और ये आप समर्थन करेंगे, इससे आवाज़ बहुत ज़्यादा लोगों के पास पहुँचेगी। भाइयों, हम लोग बिहार में आधुनिक काल में अगर देखें तो कुंवर सिंह का नाम लेकर राजपूत समाज सब जगह चलता है। आजकल इनकी जयंती हर जगह मनाई जा रही है। जगदीशपुर से बाहर निकल कर पूरे राज्य में तो हो ही गया है, आज पूरे देश में यह जयंती मनाई जा रही है। हम कुंवर सिंह की जयंती क्यों मनाते हैं? क्या कुंवर सिंह लाखों सैनिकों के मालिक थे और तब उन्होंने अंग्रेज़ों से लड़ाई की? नहीं। अगर आप राजपूत हैं, हम राजपूत हैं, तो राजपूत का वो क्वालिटी समझिए आप। कुंवर सिंह ने अंग्रेज़ों से लड़ाई की जो कुंवर सिंह से कई हजार गुना शक्तिशाली थे। कुंवर सिंह हवा के रुख के साथ नहीं चले। कुंवर सिंह ने ये नहीं कहा कि अंग्रेज़ों के पास तोप है, बंदूक है और हमारे पास नहीं है। कुंवर सिंह ने ये नहीं सोचा कि हम अंग्रेज़ों के मुकाबले संसाधनों में कमज़ोर हैं और हार जाएंगे। जब बात आई आन बान शान की तो कुंवर सिंह ने वो लड़ाई लड़ी। इसलिए हम कुंवर सिंह का नाम याद रखते हैं कि उन्होंने अंजाम की परवाह किए बिना वो लड़ाई लड़ी। उन्हें पता होगा, वो इतने सक्षम थे, जानकार थे कि अंग्रेज़ कितने मजबूत हैं। इसीलिए कुंवर सिंह हवा के रुख के साथ नहीं चले। कुंवर सिंह अंजाम की परवाह करके नहीं रुके। कुंवर सिंह सब कुछ जानते थे। महाराणा प्रताप की जयंती भी हम लोग पूरे जोशो खरोश के साथ मनाते हैं। महाराणा प्रताप की जयंती क्यों मनाते हैं? क्या उस समय महाराणा प्रताप एक ही राजपूत राजा थे अकबर के खिलाफ? क्या पूरे भारत में वो एक राजा थे? नहीं, 600 से अधिक रजवाड़े थे, 600 से अधिक राजपूत राजा थे। वो मुद्दा अलग है कि उन लोगों ने समझौता क्यों किया, जो भी हो। लेकिन महाराणा प्रताप की जयंती हम इसलिए मनाते हैं
कि महाराणा प्रताप ने अपने जातीय गुण, स्वाभिमान, किसी के सामने न झुकने की उस परंपरा को कायम रखा। वो भी जानते थे कि अकबर भारत का एक शक्तिशाली राजा है, संसाधनों में ज़्यादा बड़ा है, उसकी सेना अधिक है, लेकिन महाराणा प्रताप का भी एक ही सोच था कि वो अपनी शर्तों पर जिएंगे, वो किसी के सामने नहीं झुकेंगे, वो दबाव में नहीं आएंगे, वो लालच में नहीं आएंगे, वो सत्ता के लोभी नहीं थे। इसलिए महाराणा प्रताप की हम जयंती मनाते हैं। तो कुंवर सिंह की भी जयंती हम इसलिए मनाते हैं कि उन्होंने अपने उन गुणों को प्रदर्शित किया, उन गुणों के साथ जिए और उन्हीं गुणों के साथ मरे। तो आज हमें क्या हो गया है? ऐसा नहीं था कि हमारे राज्य में उस तरह के नेता नहीं थे। एक समय था जब हमारे नेता का हनक होता था, प्रभाव होता था, वो जो चाहते थे करते थे। बिहार विभूति अनुग्रह बाबू को कौन नहीं जानता है, जो गांधी के शुरुआत के समय से ही चंपारण सत्याग्रह से उनके साथ रहे। बिहार के राजनीति में, बिहार के स्वतंत्रता आंदोलन में उन्होंने सब कुछ त्यागा। एक हनक वाले लोग थे। श्यामा बाबू जो स्पीकर भी रहे, चेयरमैन रहे विधान परिषद के मुंगेर क्षेत्र से। सरदार हरिहर प्रसाद सिंह जो शाहबाद क्षेत्र के एक प्रमुख नेता रहे, मुख्यमंत्री भी हुए। श्री कृष्ण सिंह जमुई और उस मुंगेर इलाके के एक प्रमुख नेता, किसान नेता रहे। सत्येंद्र राव छोटे साहब, ये अनेकों ऐसे नेता हुए जिन्होंने अपने स्वाभिमान से कभी समझौता नहीं किया, अपनी शर्तों पर राजनीति की, और इन्हें किसी से मांगने की जरूरत नहीं होती थी, इन्हें किसी के दरवाजे पर जाने की जरूरत नहीं होती थी। लोग चलकर इनके दरवाजे पर आते थे क्योंकि ये लोगों के नेता थे, लोगों से जुड़कर काम करते थे, लोगों की पूंजी इनके साथ थी। इस तरह से लोगों में इनकी कुवत थी कि जिसे चाहते वो टिकट देते थे। ये एक टिकट, दो टिकट के लिए दरवाजे दरवाजे नहीं घूमते थे। जिसे चाहते थे जिताते थे, जिसे चाहते थे उसे हरवाते थे। और लोगों की बात, जनता की बात ये सुनते थे, जनता इनकी बातों को सुनती थी। ये जब भी कुछ हुआ ये लोगों को संदेश भेजते थे, इनके जाने की जरूरत नहीं होती थी, और उसी संदेश के बदौलत निर्णय हो जाया करते थे। इस नेतृत्व की ताकत जिन्हें उपरोक्त लोगों ने राजनीति में आगे किया, और जिस हनक के साथ राजनीति किया, जब एक समय आया तो जिस तरह से अकबर ने, जिस तरह से अंग्रेजों ने हमारे अपने लोगों के बदौलत ही हमारी राजनीति का कत्लेआम कर दिया, नाश कर दिया, वैसे ही 90 के दशक के बाद हमारे अपने लोगों के, अपने ही जाति के लोगों के माध्यम से उन नेताओं के राजनीतिक पड़ावों की कथा लिखी गई, उसका स्क्रिप्ट लिखा गया, और जिन लोगों ने लिखा वो हमारे उन लोगों को उनके राजनीतिक पराभव के कारण बने। उसके बाद हमारे राज्य में जात के नाम पर, विशेषकर 1994 वैशाली चुनाव, जब किशोरी सिन्हा जी को हराया गया, वो किशोरी सिन्हा को नहीं हराया गया था, वो छोटे साहब के राजनीतिक हनक को समाप्त करने का एक प्रयास था कुछ लोगों के द्वारा। वो टर्निंग पॉइंट है, और उनको जिन लोगों ने हराया आप जानते हैं। वह चुनाव एक हार और एक जीत नहीं था, बिहार के राजपूत राजनीति में एक परिवर्तन का शुरुआत था। उस शुरुआत में जिसमें रीढ़ विहीन लोगों को, सत्ताभोगी लोगों को, परजीवी लोगों को, विवेकहीन लोगों को राजनीति में आगे किया गया, ताकि वो लोग राजपूतों के नाम पर एक चेहरा रहें, निर्णय कोई और करे। वो केवल राजपूत के नाम पर राजनीति करें, डोर कहीं और रहे, वो कठपुतली की तरह लोग रहे। और उसी का परिणाम आप आज देखते हैं कि आपके पास कोई वैसा राजपूत नेता नहीं बचा जिसके यहाँ पूरे बिहार का राजपूत यह समझे कि पटना जाकर हमें वहाँ न्याय मिलेगा, या मैं उनके सामने अपनी समस्याओं को कह सकूँगा और वो मेरा समाधान कर लेंगे। आप खुद सोचिए कि क्या आपके पास कोई ऐसा एक नेता है जिसके पास पूरे बिहार से चलकर कोई भी राजपूत, सब लोग अपनी अपनी जातियों के पास जाते हैं, तो क्या कोई एक ऐसा राजपूत नेता है जहां बिहार के किसी कोने से आकर आप अपनी समस्याओं को कह रहे हैं? अगर है भी वो कोई आदमी, तो मेरा जो मैं जानता हूं एकमात्र निखिल कुमार हैं, जो छोटे साहब के पुत्र हैं, जो आज भी आप जाने पर तत्काल तत्क्षण किसी को फ़ोन कर सकते हैं, कुछ कह सकते हैं, उनमें वो ताकत और मादा है।
लेकिन राजनीतिक रूप से उनको हाशिए पर ढकेल दिया लोगों ने। किस तरह से षड्यंत्र हुआ ये आप सब जानते हैं। इसीलिए मेरा कहना है कि राजपूत नेतृत्व कहाँ जाएगा, किस तरह से हमारा राजपूत नेतृत्व बनेगा। अभी राजपूत नेतृत्व के लिए मारामारी हो रहा है। हर दल किसी व्यक्ति को आगे करके राजपूतों के वोट को झपटने के लिए छीना झपटी मची हुई है कि कौन सा दल राजपूतों के वोट को झपट ले, छीन ले, अपने हिस्से में ले ले। इसलिए मेरा कहना है कि अगर कोई भी नेता महाराणा प्रताप की जयंती मनाए, पुण्यतिथि मनाए, उनका कुंवर सिंह की जयंती मनाए, पुण्यतिथि मनाए, लोगों को बुलाए, उन्हें सम्मानित करें, हम सब उसका अभिनंदन करते हैं, हम सब उसका स्वागत करते हैं। और लेकिन इस पर हम कोई सवाल नहीं कर सकते कि आप क्यों उनका जयंती मनाते। सबका अधिकार है, आप जयंती मनाएं, जो भी करना हो आप करें, मूर्ति लगवाएं, जो करना हो। लेकिन जब आप दावा करेंगे कि हम राणा प्रताप हैं, लेकिन जब आप दावा करेंगे कि हम कुंवर सिंह हैं, तो आपका पोस्टमार्टम करना बनता है। राणा प्रताप बन जाना, कुंवर सिंह बन जाना कोई हंसी मजाक नहीं है मेरे भाई। उनकी क्वालिटी लाइए ना, वो गुण लाइए ना, आपको समाज स्वयं मान लेगा। व्यक्तिगत तौर पर आप क्या करते हैं और क्या नहीं करते हैं, कितनी पार्टियां बदलते हैं, किसको छोड़ देते हैं, किसके साथ चले जाते हैं, इससे हमारा कोई मतलब नहीं। आप अपने ही परिवार के एक एक आदमी को टिकट दिलवा लेते हैं, इससे भी हमारा कोई मतलब नहीं है। लेकिन जब आप दावा करते हैं कि हम जात और जमात की राजनीति करते हैं, तो आपका पोस्टमार्टम बनता है। यह देखा जाएगा कि आपने अपने बेटों को अपने परिजनों से बाहर किस राजपूत नेता का समर्थन किया है, किसे राजनीति में आगे किया है, किसे कोई राजनीतिक मुकाम दिया है। आप जब राजपूत के नाम पर राजनीति करेंगे और अपने बेटों को टिकट दिलवाएंगे, आप अपने पत्नी को टिकट दिलवाएंगे, अपने परिजनों को टिकट दिलवाएंगे, और सारे राजपूत नौजवान आपके लिए तलवार लेके भागेंगे और जेल जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। जब आप जमात की बात करेंगे तो आपको जमात का नेतृत्व करने का वो गुण होना चाहिए कि आप जमात के अन्य लोगों का भी हित देखें, उनका भी राजनीतिक हित से सभी तरह के नेतृत्व देखें। अभी इसकी बहुत दिक्कत है, हमें तलाश है, हमें राजपूतों को तलाश है एक व्यापक सोच रखने वाले व्यक्ति का, नेता का, सेनापति का, जो पूरे जमात को लेकर चलने की क्षमता रहे, और जब मौका आए तो अपने बेटा बेटी से इतर राजपूत नौजवानों को राजनीति में मौका दे, न कि अपने परिवार में सिमट कर रह जाए। हमें तलाश है वैसे नेतृत्व की जो जमात की ताकत का इस्तेमाल जमात के सामूहिक हित के लिए करे, न कि जमात का इस्तेमाल अपने बेटा बेटी और परिजनों के लिए करे। हम वैसे नेतृत्व से बाहर हमें आना होगा जो राजनीति तो करता है राजपूत के नाम पर, लेकिन जब मौका आता है राजनीति में मौका देने का तो अपने बेटों को टिकट देता है, एक एक बेटों को सेट करता है, अपने परिवार के अन्य जनों को सेट करता है। उससे ज़्यादा उसकी औकात ही नहीं होती है, तो फिर अपने जमात के किसी अन्य लोगों को राजनीतिक मौका वो कहाँ से दे पाएगा? नहीं दे सकता है। हमें वैसे राजपूत नेता की तलाश है, वैसे सेनापति की तलाश है जो अपने पारिवारिक हितों के बियॉन्ड समाज का हित देखे। जब समाज का इस्तेमाल करते हो तो समाज का हित देखो। हमें तलाश है ऐसे भी नेता का जो कलम के महत्व को समझे। सारी दुनिया बदल गई है, सभी लोग जानते हैं कि कलम की ताकत से आज सब कुछ बदलता है, तकदीर बदलती है, समाज बदलता है, लोगों का सोच बदलता है। और उस महत्व को युवाओं को प्रेरित करे कि कलम का क्या वैल्यू है, और कलम पकड़वाने की बात सबसे पहले करे, न कि अपने फ़ायदे के लिए कहे कि राइफल चलाओ और कंधे पर राइफल लेकर चलो और मेरा बॉडीगार्ड बन जाओ, गोली चलाओ, मर जाओ और हम तुम्हारी मौत पर राजनीति करें। हमें ऐसे लोगों की तलाश नहीं है। अरे हम राणा सांगा के वंशज हैं, हम राणा प्रताप के वंशज हैं, हम कुंवर सिंह के वंशज हैं। जब जहाँ जरूरत होगी, जब आन बान शान पर आएगी तो हम तलवार उठाएंगे, हम बंदूक उठाएंगे। हम अपने सम्मान की रक्षा करना जानते हैं। हम वहाँ कोई भी राजपूत, कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जो अपने सम्मान की रक्षा नहीं करेगा। हम अपनी जब जरूरत होगी जिम्मेदारियों के वहन करने में हम कहीं पीछे नहीं रहेंगे।
लेकिन हम किसी के उकसावे में ना आए, हम किसी के राजनीतिक हित साधने के लिए गोली न चलाएं, हम किसी नेता के बेटा बेटी को विधायक और सांसद बनाने के लिए गोली न चलाएं, बल्कि अगर वह हमारे समाज के हित के लिए आ रहा है तो उसे हम जन समर्थन दें। आज ज़रूरत है एक साफ सुथरे स्वच्छ नेता की, जो वास्तव में जमात की बात करे, जो केवल किसी पार्टी के इशारे पर काम न करे, जिसका अपना चरित्र हो, जिसकी अपनी ताकत हो। और हमें वैसे नेता की आज ज़रूरत है। हमें नए ज़माने की ओर ले जाने वाला नेतृत्व चाहिए। हमें राजपूत नौजवानों को कलम सिखाने वाला, कलम पकड़ाने वाला नेतृत्व चाहिए। सकारात्मक राजनीति करने वाला नेतृत्व चाहिए, क्योंकि जब ताकत दिखाने का मौका आएगा तो हम दिखाते हैं, हमारी पहचान है, हम दिखाएंगे, हम किसी से दबते नहीं हैं, हम अपनी सम्मान की रक्षा करना जानते हैं। लेकिन इसको उकसावे के तौर पर इस्तेमाल करने के लिए न लाया जाए। ऐसे नेतृत्व से आप पीछे हटिए, उनको पहचानिए कि कौन सारे ऐसे लोग हैं जो हमारे समाज का बेजा इस्तेमाल करते हैं और पूरे समाज के हित को अपने परिवार के हित में समेट देते हैं। आज ऐसे नेतृत्व की तलाश है और ऐसे लोग इसलिए कमज़ोर हो जाते हैं क्योंकि वो किसी नेता के गुलाम हो जाते हैं, किसी नेता के पार्टी के दल के आधार पर चलते हैं, क्योंकि उनकी अपनी पूंजी नहीं है। जो अंतिम में मैं कहना चाहता हूं कि आज जो राजपूत नेता हैं वो किसी पार्टी के पूंजी को लेकर जाते हैं, यानी उसके जनबल को लेकर जाते हैं। तो ठीक है, आप राजपूत हैं, कहीं से लड़ेंगे तो राजपूत मजबूरी में आपको वोट दे देगा, क्योंकि वो देखेगा कि हम किसको दें। पहले में क्या फर्क था कि वो जनता राजपूत उस नेता के पीछे होते थे और वो जनबल लेकर वो किसी के पास जाते थे, और तब वो अपनी बात कहेंगे तो बेहतर आदमी मानेगा, क्योंकि वह आदमी जानता है कि ये लोग इनके साथ हैं। अब उल्टा हो गया है, आप राजद में हैं तो उसके जनबल को लेकर जाते हैं, जदयू में तो उसके जनबल को लेकर जाते हैं। मजबूरी में आपकी जाति आपको वोट देती है, क्योंकि आप अपने लोगों से कट चुके हैं। तो हमें ज़रूरत है वैसे नेता की जो जनता के बीच रहे, जो उनके बीच जाए, उनकी समस्याओं को सुने, समाधान करने का बात करे और उनकी ताकत बने। अगर नेता जनता अपने लोगों का ताकत बनेगा तो वह आदमी स्वयं भी आपका ताकत बनेगा। हम लोग भी गलतियां करते हैं, हम निखिल कुमार जी को हरवा देते हैं, हम रघुवंश बाबू को हरवा देते हैं। आप समझ के रखिए कि कोई जो अपराधी अगर नेता बनता है, हम उसके चुनाव लड़ने के विरोधी नहीं, सभी लोग चुनाव लड़ते हैं, लेकिन वो समाज का नेता नहीं हो सकता। जो आदमी जेल जाने से अपने को नहीं बचा सकता, वो दूसरों को क्या बचाएगा। तो जो अपराधी है उसको तो अपने ही बचने में मुश्किल हो रहा है, वो तो अपना उपाय खोज रहा है, इसलिए वह तो शरणागत होगा। कोई भी पॉलिटिकल लीडरशिप उसको मैनिपुलेट कर लेगा। इसलिए स्वच्छ आदमी हमें राजनीति में चाहिए, बेदाग आदमी राजनीति का सेनापति बने। कमांडर कोई भी बने, लेकिन सेनापति वो बने जो बेदाग हो, स्वच्छ हो, सकारात्मक राजनीति करता हो, हनक की राजनीति करता हो, किसी के सामने झुक न जाए, तभी वह राणा प्रताप कहलाने लायक होगा या उनकी जयंती मनाने लायक होगा और कुंवर सिंह की जयंती मनाने लायक होगा। तभी वह हमारे समाज का नेता बन पाएगा। हमें ऐसे नेतृत्व की तलाश है। धन्यवाद। पुनः कहूँगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा